नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की नियंत्रण रेखा से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक विश्व नेताजी की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में आज से वर्ष भर के पराक्रम दिवस समारोह का आरंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय में आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। सिक्किम के पक्योंग हवाई अड्डे से आज 19 महीने के अंतराल के बाद फिर से उड़ानों का संचालन शुरू। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की नियंत्रण रेखा से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका उचित जवाब दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह का शुभारंभ किया। आज शाम विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था, भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र नेताजी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। उसने ये भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। प्रधानमंत्री ने नेताजी के बलिदान और योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करते रहें, क्योंकि नेताजी देश के साहस के लिए प्रेरणा हैं। इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को जागृत कर दिया था। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आत्मनिर्भर भारत के उस शक्तिशाली अवतार को देख रही है जिसकी नेताजी ने परिकल्पना की थी। श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया।
एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अमरा नोतौन जोबेनेरी दूत भी आयोजित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल के संग्रहालय को भी देखा। प्रधानमंत्री आज दोपहर कोलकाता पहुंचे और उन्होंने दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया और कलाकार शिविर का भी दौरा किया। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए आज से वर्ष भर के आयोजन शुरू हो गए हैं। सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई। नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का मंत्र दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। जो संघर्ष से डरे नहीं, अजेय ब्रिटिश हुकूमत को हराने जो स्वयं वज्र बन गए। कदम बढ़ाए जब ठीक गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी उनके जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। आगे बढ़ बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का शत्रु ने वतन बढ़ाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अनेक सांसद और पूर्व सांसद भी उपस्थित रहे। लोकसभा सचिवालय द्वारा नेताजी के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी में जारी की गई पुस्तिका भी उपस्थित लोगों में वितरित की गई। 23 जनवरी 1978 को संसद के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने नेताजी के चित्र का अनावरण किया था। 21वीं शताब्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता के विषय पर पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया। नेताजी पर ओपन प्लेटफॉर्म के संयोजक और प्रवक्ता चंद्र कुमार बोस ने इस वेबिनार को प्रस्तुत किया। कोलकाता से बाहर तथा लंदन में संचालित नेताजी सुभाष फाउंडेशन भी इस प्रस्तुति में सहयोगी है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने फैसला किया है। कल आयोजित इस वेबिनार में नेताजी के जीवन और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। श्री सिंह ने कहा कि नेताजी देश के महानायकों में से एक थे जिन्होंने आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान के लिए यह राष्ट्र आज और आने वाली सभी पीढ़ियां हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी। मैं मानता हूं कि नेताजी का बलिदान, उनका जीवन इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह हम सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इसलिए पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर भारतवासी को नेताजी के जीवन से राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो प्रेरणा मिलती है वह अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज 9:15 से 9:30 तक प्रस्तुत करेगा नेताजी की पराक्रम गाथा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के असम दौरे पर आज शिवसागर में जेरेंगा पाथर में 1,06,000 भूमि पट्टों और आवंटन प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को पट्टा और आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। इससे पहले आज सुबह शिवसागर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। श्री मोदी ने कहा कि जमीन के पट्टे मिलने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है, इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में शामिल हो जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हजारों रुपयों की मदद सीधी बैंक खाते में भेजी जा रही है। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि के अधिकार मिलने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए नई समग्र भूमि नीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का तीव्र और चहुमुखी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीति से क्षेत्र में शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथियों, असम के हर क्षेत्र की, हर जनजाति को साथ लेकर चलने की इसी नीति से आज असम शांति और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते से बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुए। मुझे विश्वास है कि अब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना सभी महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सड़क संपर्क में सुधार से असम में विकास को और तेजी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल और विमान संपर्क सुविधा का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता है। असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। उधर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री असम और यहां की जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के कारण ही राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो रहा है।
माननीय मोदी जी, मैं आपको असम की जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। असम के जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो विकास हो रहा है, इसके पीछे आपका आशीर्वाद और सहयोग है। आपने असम और उत्तर पूर्व को हौसला और हिम्मत दिया, साहस दिया, सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज हमने अपना पहचान देश के अंदर बनाने में सफल हुए। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह मेघालय के शिलंग पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, राज्य सरकारों और केंद्र के चुनिंदा मंत्रालयों की ओर से कई विकास संबंधी पहल तथा योजनाओं का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुभाष बाबू एक ओजस्वी विद्यार्थी, जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और सबसे संघर्षशील नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तब देश भर के युवाओं को आशा बंधी थी कि कुछ ही समय में देश आजाद हो जाएगा। आज ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में करीब 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। यह योजना सभी राज्यों में शुरू की गई है, जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, असम के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी उपस्थित थे। श्री शाह ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पराक्रम दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत करना एक बड़ा शुभ अवसर है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत CAPF योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना ने लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सुरक्षा बल कर्मी अपने परिवारों के साथ एक साल में कम से कम 100 दिन गुजार सकें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सुरक्षा बलों की कार्य स्थिति बेहतर बनाने के उपाय कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में आज से वर्ष भर के पराक्रम दिवस समारोह का आरंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय में आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। सिक्किम के पंक्योंग हवाई अड्डे से आज 19 महीनों के अंतराल के बाद फिर से उड़ानों का संचालन शुरू। केंद्रीय आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में आज नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष बजट की शुरुआत से लेकर इसकी लॉक इन प्रक्रिया तक पहुंचने के प्रतीक के रूप में परंपरागत रूप से हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहली बार अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2021-22 का केंद्रीय बजट कागज रहित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के केंद्रीय बजट के डिजिटल सरल स्वरूप तक पहुंच बनाने के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस मोबाइल ऐप में संविधान के अनुरूप अनुदान और वित्त मांग विधेयक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित केंद्रीय बजट से संबंधित 14 दस्तावेज देखे जा सकते हैं। ऐप में मुद्रण, सर्च, डाउनलोडिंग जैसी सहज विशेषताएं हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर दस्तावेज वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को बजट भाषण के बाद उपलब्ध हो पाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के कठुआ जिले में सीमा सुरक्षा बल को आज 150 मीटर लंबी सुरंग का पता चला।
हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि इस सुरंग से पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई। पिछले 10 दिनों में इस प्रकार की दूसरी सुरंग सामने आई है। पिछले वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान द्वारा बनाई गई इस प्रकार की सुरंगों को खोजकर नष्ट करने का अभियान चलाया था। कठुआ जिले में पंसार के पास सीमा सुरक्षा बल को 14 और 15 नंबर सीमा चौकी के बीच इस 30 फुट गहरी सुरंग का पता चला। सीमा के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ जिले में अभियाल डोगरा और किंगरे दे कोठे की सीमा चौकियां हैं जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को तैयार करने का गढ़ है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 6 से 8 साल पुरानी ये सुरंग काफी बड़ी है, जिसे काफी समय से आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इसके अलावा ये सुरंग ऐसी जगह मिली है जहां पाकिस्तान ने 2012 में अग्रिम चौकियों पर भारी गोलाबारी की थी और आसपास के क्षेत्रों में जीरो लाइन पर एक बंकर बनाया था। इस बीच सुरक्षा बलों ने आज पुंछ जिले में छिपे एक आतंकवादी ठिकाने का पर्दाफाश किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमेश अंगरल ने बताया कि आज तड़के पुंछ जिले में विशेष अभियान दल एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स की 16वीं बटालियन और बीएसएफ की 113वीं बटालियन ने आज संयुक्त रूप से पुंछ जिले के हरिबुद्धा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान जंगलों में एक ठिकाने का पता चला जहां एक AK-47 असॉल्ट राइफल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल, 5 पिस्तौल मैगजीन सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्किम में गंगटोक के निकट एकमात्र पकयोंग हवाई अड्डे से आज 19 महीनों के अंतराल के बाद फिर से उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। वर्ष 2018 सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किए गए इस हवाई अड्डे पर मौसम की अनिश्चित स्थिति और तकनीकी कारणों से जून 2019 से संचालन बंद था। सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर MK शर्मा ने आज दोपहर बाद हवाई अड्डे पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों का स्वागत किया। इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सिक्किम वासियों के लिए हवाई सेवा एक जीवन रेखा साबित होगी और इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक कोविड के 15,37,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। आज कोविड टीकाकरण के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि आज शाम 6 बजे तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,46,598 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों का प्रतिशत मात्र 0.0007 है। श्री अगनानी ने कहा कि अब तक 6 लोगों की मौत की रिपोर्ट है और इनमें से कोई भी मौत कोविड टीकाकरण की लापरवाही से जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख डॉक्टर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें टीके लगे हैं। श्री अगनानी ने कहा कि बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका सहित 13 देशों के टीकाकरण कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति में तेजी से सुधार को देखते हुए कक्षा 5 से 8 तक के सभी स्कूल 27 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश संबंधित स्कूल प्रशासन के लिए बाध्यकारी होंगे। पुणे में 1 फरवरी से नगर निगम स्कूलों और सभी निजी स्कूलों के 5वीं से 7वीं कक्षा तक के वर्ग शुरू होंगे। पुणे नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने बताया कि सभी स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि अगले नोटिस तक नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल बंद रहेंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
नागालैंड में आज कोविड संक्रमण के मिले 4 नए मामलों को मिलाकर वहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 12,076 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दीमापुर में 4 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए। इस समय वहां संक्रमण के 104 सक्रिय मामले हैं। सरकार ने आज कहा कि देश के 9 राज्यों में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि 12 राज्यों में कौवों, प्रवासी और जंगली पक्षियों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। हालांकि उत्तराखंड के पौड़ी, रुद्रप्रयाग और लैंसडाउन वन क्षेत्रों, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले कबूतरों और कौवों के नमूने तथा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से कौवों और मोर के नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण नहीं पाया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और केरल के बर्ड फ्लू प्रभावित इलाकों में नियंत्रण अभियान चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि मुआवजे का भुगतान केवल उन मुर्गी पालकों को किया जाता है जिनकी मुर्गियां अंडे और मुर्गी चारा राज्य द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार समाप्त किए जाते हैं। गोवा में 16 जनवरी से चल रहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल संपन्न हो जाएगा। इस आयोजन के दौरान विभिन्न विषयों पर तथा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस हाट ने राज्य में कौशल हुनर को एक मंच प्रदान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के सहयोग से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस हाट का आयोजन किया गया है, जो 4 फरवरी तक चलेगा। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित हुनर हाट नामक इस मेले में कला, व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है, जो आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है। इस प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को सजाया गया है। यहाँ एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी प्रदर्शनी में राज्य के सभी 75 जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। हुनर हाट में असम, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हुनर के उस्ताद प्रतिभा कर रहे हैं। हुनर हाट का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्रांड का निर्माण, भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल सुबह हल्का कोहरा छाये रहने का अनुमान है। तापमान 10 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा। चेन्नई में तापमान 23 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि कोलकाता में न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं जम्मू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 1 डिग्री रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में सुबह कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की वास्तविक नियंत्रण रेखा से नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में आज से वर्ष भर के पराक्रम दिवस समारोह का आरंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय में आम बजट 2021-22 की प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के रूप में आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। और हम इस समाचार बुलेटिन को आजाद हिंद फौज के उस गीत के साथ समाप्त कर रखे हैं, जिस गीत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिली।